ओके, सो एक ये स्लाइड है जो हम लोग पहले देख चुके हैं, इसमें कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के लिए, जिसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या है और न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफाइल क्या है और उसका एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल क्या है कि और उससे सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट क्या मिलता है। फॉर एग्जांपल जैसे ब्रोमिनेशन करते हैं तो हमें ब्रोमोबेंजीन मिलता है, नाइट्रेशन करते हैं तो हमें नाइट्रोबेंजीन मिलता है, सल्फोनेशन करते हैं तो हमें बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलता है। फिर फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एल्काइलेशन का मतलब हो गया कि इंट्रोडक्शन ऑफ द एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप हो गया जैसे CH3 एक एल्किल ग्रुप है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे CH3 का इंट्रोडक्शन होता है तो जो बनेगा उसे हम टॉलिन कहेंगे। इसी तरीके से फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, एसाइलेशन का मतलब ये ग्रुप, इस ग्रुप को एसिल ग्रुप कहते हैं, COCH3 को हम एसाइल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। अब ये RCH3 भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। तो इसे हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कहते हैं। अभी मैंने आपको जितने भी टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स पढ़ाए हैं, मैंने उसमें मैकेनिज्म, एक जनरल मैकेनिज्म पढ़ाई है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की, जिसमें सबसे पहला स्टेप होगा कि अगर इलेक्ट्रोफाइल एक्टिव नहीं है तो एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल का बनना, पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में वो इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा। अब ये जो अटैक है ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि बेंजीन रिंग पे ग्रुप क्या लगा है। प्योर बेंजीन रिंग है तो कहीं पे भी अटैक कर सकता है, लेकिन अगर पहले से कोई ग्रुप लगा है, फॉर एग्जांपल अल्कोहल है, OH ग्रुप लगा है या NH2 ग्रुप लगा है या CH3 ग्रुप लगा है, तो हमने प्रीवियस स्लाइड्स में ये देखा है कि वो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पैरा पे डायरेक्ट करता है। उसके हिसाब से हमने एक चीज और समझाई थी कि मैक्सिमम टाइम्स ऐसा होता है जब कोई so this is the summary, will talk it about later। ये वाली स्लाइड पे मैंने एंड किया था। आज की हमारी हेडिंग ये है, दिस इज द टुडेस टॉक। The heading reads electron withdrawing substituents gives meta products। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझते हैं कि कैसे हमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग अगर ग्रुप लग जाए तो हमें मेटा प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। जैसे ये जो एग्जांपल मैंने ले रखा है, दिस एग्जांपल, ठीक है, इसका है फेनिल ट्राइमेथिल अमोनियम आयन, ठीक है, इसका नाम है। अच्छा, कोई मुझे ये बताएगा कि क्या नाइट्रोजन पे यहाँ पे लोन पेयर है? क्या नाइट्रोजन पे लोन पेयर है इसमें? कम ऑन फास्ट बताओ, अदिति बताओ। सर नहीं है शायद। अच्छा, शायद का क्या मतलब है? नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो लोन पेयर कहाँ से आएगा उस पे? हैं? नहीं, शायद कॉन्फिडेंस ही नहीं है भाई। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पे 3 वैलेंसीज होती हैं तो कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं आता। अगर ये अपनी चौथी वैलेंसी से जुड़ जाएगा तो नाइट्रोजन पॉजिटिव हो जाएगा ना, क्यों? तो देखो ये क्या है, ये है फेनिल ट्राइमेथिल अमोनियम आयन, ठीक है। ये अमोनियम इसलिए कह रहे हैं जैसे NH4 पॉजिटिव होता है ना, वैसे ये है, ठीक है। और नाइट्रोजन पे है पॉजिटिव चार्ज। अब ये बताओ जरा, नाइट्रोजन कैसा इफेक्ट शो करेगा इस बेंजीन रिंग के लिए? Which kind of effect this nitrogen will show to this benzene ring? बताओ भाई, जतिन सानी बताओ। इलेक्ट्रॉन विड्रॉल शो करेगा वाया इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाया इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये रिंग एक्टिवेटिंग होगा या रिंग डीएक्टिवेटिंग होगा? बताओ, डीएक्टिवेटिंग। बोलो। हाँ, ये रिंग डीएक्टिवेटिंग हो जाएगा। यही तो मतलब है रिंग एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन का। रिंग एक्टिवेशन का मतलब है कि हम बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश करें। अब वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी
अलोंग सिग्मा बॉन्ड भी पुश की जा सकती है और अलोंग पाई बॉन्ड भी पुश की जा सकती है। उसके मैंने दोनों एग्जांपल शो किए आपको, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन का लोन पेयर जाता है, नाइट्रोजन का लोन पेयर जाता है, एल्किल ग्रुप इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश करता है, एक्टिवेट करता है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर कोई रिंग एक्टिवेटिंग होता है तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ही होता है, ठीक है। ये रिंग डीएक्टिवेटिंग है। क्यों रिंग डीएक्टिवेटिंग है? क्योंकि नाइट्रोजन एक मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बढ़ जाएगी, तो वो सिग्मा बॉन्ड के अलोंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और पुश करेगा, पुल करेगा। तो रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है सिग्मा बॉन्ड्स के अलोंग, भले ही पाई बॉन्ड्स के अलोंग ना जाए, बट सिग्मा बॉन्ड्स के अलोंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। अब एक जनरल क्वेश्चन, एज कंपेयर टू बेंजीन, ये जो सिस्टम है ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन फास्ट देगा या स्लो देगा एज कंपेयर टू बेंजीन? सर स्लो देगा। स्लो देगा। सिंपल सा लॉजिक है भाई, हम लोग इलेक्ट्रोफाइल तभी अटैक करता है जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां पे ज्यादा हो। अब अगर आप किसी सिस्टम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल कर लोगे तो उसका रिएक्टिविटी घट जाएगा, एक सिंपल सा लॉजिक है। तो कोई भी ग्रुप अगर वो रिंग को डीएक्टिवेट करेगा तो रिंग का इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का एक्सटेंट भी घटा देगा, ठीक है। अब हम बहरहाल ये देखते हैं, हमारा जो मेन लॉजिक है ये तो समझ में आ गया कि क्यों ये रिंग डीएक्टिवेटिंग है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हुआ, इंडक्टिव इफेक्ट। हाँ बोलो। पर नाइट्रोजन में तो 3 मेथिल ग्रुप भी लगे, प्लस आई इफेक्ट जो शो करेंगे, तो प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे ही ना। शो करेंगे क्या? इतना ज्यादा प्रोमिनेंट प्लस आई इफेक्ट होगा कि इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर दे। यू कैन टेक द एनालॉजी, ओके। थैनोस से कैप्टन अमेरिका भी लड़ रहा था, थॉर भी लड़ रहा था और आयरन मैन भी लड़ रहा था, फिर भी थॉर जो जो थैनोस था उन सबसे भारी था, बिकॉज उसका प्रोमिनेंसी ज्यादा था। he was more powerful than other Avengers. सेम एनालॉजी आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं। नाइट्रोजन जो है एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज आना एक्सेप्टेबल बात नहीं है, बट ठीक है कि CH3 से पुश कर रहा होगा तो सम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसको डिमिनिश कर रहा होगा, ठीक है। और आप इसको कॉन्ट्रेरी भी बोल सकते हैं कि ये रिंग को एक्टिवेट नहीं कर सका, जैसे एनिलीन था, ये एनिलीन था। आपको मैंने ये बताया था कि ये रिंग को डीएक्टिवेट भी कर रहा था, रिंग को एक्टिवेट भी कर रहा था, लेकिन इसका एक्टिवेशन एक्सटेंट ज्यादा था क्योंकि कॉन्जुगेशन से एक्सटेंट एक्टिवेट कर रहा था और इंडक्टिव इफेक्ट से डीएक्टिवेट कर रहा था। ये तो याद है। इसीलिए मैंने बताया था कि ऑर्थो पे सब्स्टिट्यूशन कम होता है, पैरा पे सब्स्टिट्यूशन ज्यादा होता है जब हम इसे ब्लॉक कर देते हैं या प्रोटेक्ट कर देते हैं, जब इसको हम ये बना देते हैं, इसका एमाइड डेरिवेटिव बना देते हैं, ये बना देते हैं। तो मैंने बताया था मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट देता है लेकिन सिर्फ पैरा पे देगा, ऑर्थो पे कम देगा। उसका कारण था कि क्यों? क्योंकि ये इंडक्टिव इफेक्ट के कारण एज कंपेयर टू ऑर्थो पोजीशन से पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। लेकिन इसमें एक समस्या ये थी क्योंकि ये रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई बॉन्ड से दे रहा, इसलिए स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग। लेकिन जैसे ही हम इसको इस लोन पेयर को कहीं और कॉन्जुगेट कर देंगे, अब ये जो है रिंग एक्टिवेटिंग रहेगा ही नहीं। देखो 3 केसेस हैं, नाइट्रोजन पे पड़ा लोन पेयर है तो रिंग को एक्टिवेट करेगा, अगर मैं उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं तो रिंग को एक्टिवेट करेगा लेकिन कम एक्टिवेट करेगा ताकि हम मोनो सब्स्टिट्यूशन करा पाए। लेकिन अगर मैं इस लोन पेयर को भी खत्म कर दूं तो ये 100% रिंग को डीएक्टिवेट करेगा, क्योंकि अब सिर्फ जो प्रोमिनेंट ड्राइविंग फोर्स होगी वो सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट होगा। आगे बात समझ में? सभी को समझ में आ गई बात? शिवांश तुम्हें समझ में आ गई? शिवांश तिवारी, ओके। अब हमें ये देखना है, हमारी जो हेडिंग थी, हेडिंग ये थी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट्स जो है वो मेटा प्रोडक्ट क्यों देते हैं, ठीक है। इसको समझना है हमें, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल्स लिए हैं। एक CF3 ग्रुप लिया है। CF3 आपको मालूम होना चाहिए ये माइनस इफेक्ट शो करता है, हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ी है। CF3 कार्बन से 3 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा दिए तो कार्बन भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो जाएगा। देखो यहाँ पे जतिन साहनी क्वेश्चन कर सकते हो कि सर अभी तक तो आपने हमेशा ये बताया है कि ये कार्बन sp3 है, आई विल टेक ब्लैक कलर, ये कार्बन sp3 है और ये कार्बन sp2 है, ठीक है। तो आपने तो यही बोला है कि sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ठीक है। लेकिन ये CF3 है, कार्बन पे 3 बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लग गए,
तो भले ये sp3 कार्बन हो बट ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा। तो CF3 ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, सॉरी थोड़ा सा जगह कम पड़ गई, ठीक है, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, CF3 is electron withdrawing group due to 3 fluorine atoms। भले ये कार्बन sp3 हो बट फिर भी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp2 वाले से बढ़ जाएगी क्योंकि इस कार्बन पे 3 फ्लोरीन लगा दिए गए। आगे बात समझ में? ठीक, तो दो एग्जांपल्स हैं, एक ये है ट्राइफेनिल फेनिल ट्राई मेथिल अमोनियम आयन का एग्जांपल है, इसमें भी कुछ पैरा प्रोडक्ट मिला है बट बहुत कम मिला है, ठीक है। मोस्टली जो प्रोडक्ट मिला है उसको एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। बाकी रिंग डीएक्टिवेटिंग है, इलेक्ट्रोफाइल जहां भिड़ेगा वहां पे रिएक्शन दे सकता है, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल को फिर से सेलेक्टिविटी लानी पड़ेगी कि भाई हम ऑर्थो पे जुड़े, पैरा पे जुड़े या मेटा पे जुड़े, ये डिपेंड करता है। अभी मालूम पड़ जाएगा आपको, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि 90% क्यों उसका मेटा प्रोडक्ट बना है, ठीक है। और एक ये एग्जाम्पल है, देखिए ये कौन सी रिएक्शन कराई गई है यहाँ पे, बताओ ये कौन सी रिएक्शन कराई गई है? अरे नाइट्रेशन। अच्छा, अब एक छोटा सा देखो डिफरेंस, देखो यहाँ पे नाइट्रेशन कराया गया है ना, नाइट्रेशन कराया गया, लेकिन नाइट्रेशन देखो यहाँ पे जो है कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 से कराया गया, जबकि फिनॉल के केस में मैंने आपको बताया था हमें डाइल्यूट लेना पड़ता है क्योंकि बहुत ज्यादा रिंग एक्टिवेटिंग होता है, ठीक है। अभी हम एनिलीन के केस में भी हम लोग पढ़ेंगे, एनिलीन में भी जो है ना हम लोग डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लेते हैं, ठीक है, एनिलीन के केस में भी अभी एक्सप्लेन करेंगे। तो बहरहाल यहाँ पे क्यों हमने कॉन्सेंट्रेटेड लिया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया है बेंजीन रिंग पे, तो ऑलरेडी रिंग डीएक्टिवेटेड है, तो हमें स्ट्रॉन्ग नाइट्रेटिंग मिक्सचर लेना पड़ेगा तब जाके रिएक्शन होगी, ठीक है। हर चीज का एक लॉजिक है, बिना लॉजिक के कोई चीज नहीं होती केमिस्ट्री में, ओके। सो मूविंग ऑन टू द एक्सप्लेनेशन, ठीक है। सो दिस इज द, ये जो है हमारा एक कॉमन मैकेनिज्म है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का। आप जानते हैं नाइट्रेशन में, आप सभी लोग जानते हैं नाइट्रेशन में जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है वो NO2+ आयन होता है, ये मैंने पहली क्लास, दूसरी या तीसरी क्लास में बताया है, जब मैंने आपको बना के देखा नाइट्रिक एसिड एक सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट करता है, एसिड रिएक्शन होती है, सल्फ्यूरिक एसिड उसमें एसिड की तरह एक्ट करता है और नाइट्रिक एसिड एज अ बेस एक्ट करता है और रिएक्शन होकर NO2+ बनता है जो कि इलेक्ट्रोफाइल होता है, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल के बाद अटैक ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल और फिर प्रोडक्ट। हमें ये जस्टिफाई करना है कि प्रोडक्ट ही क्यों बने, ठीक है। तो याद करो जैसे हम लोग क्लास 10th में पढ़ते थे, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल, यही तो पढ़ते थे, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। तो उसकी प्रूविंग हम लोग कैसे करते थे, हम लोग मानते थे कि √2 जो है वो मान लेते हैं रैशनल और उसका कोई अजम्पशन करते थे, अजम्पशन करता जो रिजल्ट आता है रिजल्ट जो है मैच नहीं कर रहा, तो हमारा अजम्पशन गलत था और फिर हम कह देंगे कि हमने √2 को जो रैशनल माना था वो गलत अजम्पशन है, √2 इरेशनल। इसे हम लोग कंट्रोवर्शियल मेथड ऑफ प्रूविंग कहते हैं। ऐसे ही यहाँ पे मैं आपको एक चीज शो करता हूँ, व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पे इसका पैरा प्रोडक्ट बनाऊँ और पैरा बना देंगे जो केटायन बने, अटैक करता है रिंग पे तो कार्बोकेटायन, मैं दोनों जगह अटैक कराऊंगा, ऑर्थो मेटा पे भी रिएक्ट कराऊंगा और पैरा पे भी रिएक्ट कराऊंगा, ऑर्थो तो नहीं आऊंगा क्योंकि ऑर्थो तो पॉसिबल हो जाएगा, देखेंगे अभी भी कर सकते हैं, बट ऑर्थो और अटैक करने के बाद जो दो करस्पॉन्डिंग कार्बोकेटायन बनेंगे उनको कंपेयर करेंगे कि किस केस में कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल बन रहा है, तो जिस केस में कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल बन रहा होगा वही वाले केस का प्रोडक्ट जो है ज्यादा स्टेबल होगा। तो लेट अस सी, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसकी ये मेटा प्रोडक्ट पे बना हुआ है कार्बोकेटायन, तो आप जानते हैं कि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ रहा है, उस कार्बन पे आ रहा है जो कि CF3 के बाद वाला, ठीक है, जिसपे CF3 लगा है उस कार्बन के बाद में। मैं इसके पैरा पोजीशन पे अटैक कराता हूँ, ठीक है, और फिर देखते हैं।
तो मैं अगर इसके पैरा पोजीशन पे अटैक कराता हूँ, सपोज करिए मैं यहाँ से अटैक कराता हूँ, इसको मैं 1 वाली रिएक्शन कह दे रहा हूँ और ये 1 वाला प्रोडक्ट है, ये 2 वाली रिएक्शन है, ठीक है, और NO2 पे रिएक्शन करा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो जब ये इस पे रिएक्शन होगी तो ये खुल जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या बनेगा। ये बना, सॉरी इसके पैरा पे कराना था ना, तो हम लोग ने पोजीशन ही गलत ले ली। पैरा पोजीशन कौन सी होती है? ग्रुप के ठीक सामने वाली होती है, तो इसमें पैरा पोजीशन मैंने गलत बना दी। पैरा पोजीशन ये होगी, दिस विल बी द पैरा पोजीशन, ओके। तो मैं वापस अटैक कराता हूँ, पैरा पोजीशन पे जोड़ता हूँ। थोड़ा सा छोटा बनाऊंगा तो काम बनेगा। ये यहाँ अटैक होगा तो ये बॉन्ड खुल जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन के पाई स्टार ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन पे अटैक हो रहा होगा, तो पाई ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन टूट जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, बेंजीन रिंग, यहाँ पे CF3 लगा है, ठीक है, और ये वाला बॉन्ड ऐसे ही रहेगा, ये बॉन्ड ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे जो है हमारा NO2 माइनस आ जाएगा, ठीक है। अभी देखते हैं, NO2 मान लेते हैं, NO2 आ जाएगा, माइनस को छोड़ो, ठीक है। वो प्रोसेस होता है, वो उसका मैकेनिज्म का बाद में देखेंगे। तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा, इस वाले कार्बन पे आएगा। अब जरा इस पॉजिटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन कराते हैं। डीलोकलाइज तो हो गई, सिस्टम डीलोकलाइज है, तो ये इधर आया, तो उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ NO2 लगाया है हमने, ठीक है, और ये CF3 है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। मतलब उस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया जिस कार्बन से मोर नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव, भाई ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज कौन करते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप? बताओ, कम ऑन। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। हाँ, तो CF3 कैसा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट है या ये जो इंटरमीडिएट बना है ये अनस्टेबल है। जबकि इसमें देखो जरा, अगर इसका मैं रेजोनेंस करूं, इस वाले कार्बोकेटाइन का रेजोनेंस करूं, तो ये इसको उधर लेके जाऊंगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो यहाँ बन गया, यहाँ हो गया, और ये NO2 यहाँ पे लगा है, CF3 यहाँ पे लगा है, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आया। तो मतलब उस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया जिसपे CF3 लगा। ये बिल्कुल वैसा ही एक्सप्लेनेशन है जो मैंने CH3 वाला एक्सप्लेनेशन दिया था, कि अगर उसमें जब CH3 ग्रुप लगा के हम अटैक कराते हैं तो उस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होता है। ना याद हो तो देख लो, ये मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था, ये देखो, ये दिया था ना एक्सप्लेनेशन। मैंने बोला था कि उस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है जिसपे CH3 ग्रुप लगा, तो ये इंटरमीडिएट स्टेबल होगा, इसलिए ऑर्थो पोजीशन पे अटैक हुआ, ठीक है। और इसमें ऑर्थो प्रोडक्ट क्यों ज्यादा बनता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, तो पास वाली पोजीशन ज्यादा प्रोबेबल हो जाएगी, ठीक है। वैसा ही सेम रीजन यहाँ पे, सेम रीजन यहाँ पे, इसमें बस उल्टा कर दिया, उस चीज को कॉम्प्लीमेंट्री कर दिया कि भाई पॉजिटिव चार्ज उस कार्बन पे आ रहा है अगर हम पैरा या ऑर्थो पे लगा रहे हैं जिसपे CF3 ग्रुप लगा है, लेकिन अगर मेटा पे लगाते हैं तो पॉजिटिव चार्ज उस कार्बन पे आएगा रेजोनेंस में जिसपे CF3 नहीं लगा। तो एज कंपेयर टू दिस ये ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए हमें मेटा प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो यू कैन से दैट, जैसे मैंने कहा कि जतिन पे 10 रुपए हैं, हम पे 11 रुपए हैं, चाहे जो भी कहो, हम जतिन से तो अमीर ही, ठीक है। तो भले ही रिंग में पॉजिटिव चार्ज सर्कुलेट कर रहा हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच ली गई हो, लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटाइन आ रहा है, बन रहा है रिंग में, उसके पास दो ऑप्शन है। या तो वो बने और उस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लाए किसी भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर में जिसपे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे, या दूसरा कि वो लगे और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आए लेकिन उस कार्बन पे ना आए जिसपे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, जो कि ये वाला केस है, सेकेंड वाला केस। इसमें पॉजिटिव चार्ज उस कार्बन पे आ रहा है जिस कार्बन पे CF3 ग्रुप नहीं लगा, तो हम कहेंगे कि रिलेटिवली ये ज्यादा स्टेबल है
इसलिए हमारी रिएक्शन ये वाली होगी और हमें मेटा प्रोडक्ट जो है वो मेजर मिलेगा। एक सिंपल सी बात, आगे बात समझ में? दिस हैज बीन एक्सप्लेन्ड बाय मी इन द नेक्स्ट स्लाइड। ये स्क्रीनशॉट मैंने लगाए और मैंने जो एक्सप्लेन किया उसे लिखा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो है पॉजिटिव चार्ज उन पोजीशंस पे आ रहा है जिन पोजीशंस पे ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, आप पूरा बना सकते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। पूरे 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं कि मेटा पे लगाते हैं तो उन पोजीशंस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं जिसपे CF3 ग्रुप नहीं लगा है, लेकिन अगर पैरा पे लगाते हैं तो उस पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है जिस पोजीशन पे हमारा उस पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है जिस पोजीशन पे हमारा CF3 लगा है। तो इट इज अ थिंग ऑफ रिलेटिव टर्म, एक दूसरे से रिलेटिव है चीजें। बात समझ में आ गई? तो यू नाउ अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट अगर हम रिंग पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें, ठीक है, जो रिंग को डीएक्टिवेट कर रहा हो वाया इंडक्टिव इफेक्ट, ध्यान समझिए। हम लोग अब ये तीसरा टाइप पढ़ रहे हैं। हमने सबसे पहला टाइप पढ़ा था रिंग एक्टिवेशन वाया कॉन्जुगेशन, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि जिसका एग्जांपल फिनॉल और एनिलीन था, ठीक है। ये आपके दिमाग में बाइफर्केशन होना चाहिए। उसमें मैंने आपको ये बताया कि बहुत ज्यादा ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स मिलते हैं क्योंकि वो दे आर वेरी स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग, और अगर उनमें भी रिलेटिव चेक किया जाए तो NH2 वाला ग्रुप बहुत ज्यादा एक्टिवेटिंग होता है। फिर मैंने आपको बेंजीन रिंग पे CH3 ग्रुप लगाया और उसमें हमने ये चेक किया कि CH3 ग्रुप जो है वो रिंग को प्लस आई इफेक्ट से एक्टिवेट करता है, ठीक है। और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होने का कारण क्या है कि जब पॉजिटिव चार्ज आ रहा है रिंग पे तो उस कार्बन पे जा रहा है जहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, ये हमने समझा। तीसरा एग्जांपल ये पड़ा कि रिंग को डीएक्टिवेट कर रहे हैं सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट से, और जब रिंग को डीएक्टिवेट कर रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट से तो मेटा प्रोडक्ट इसलिए बन रहा है क्योंकि जब इलेक्ट्रोफाइल मेटा पे जोड़ेंगे तो जो कार्बोकेटाइन सर्कुलेट होगा वो उस कार्बन पे नहीं आएगा जिस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, जैसे कि CF3 लगा है, ठीक है। तो ये 3 टाइप हो गए। चौथा टाइप अब पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हम रिंग को डीएक्टिवेट करेंगे लेकिन वाया कॉन्जुगेशन करेंगे। होगी बात समझ में? देखो, अगर रिंग डीएक्टिवेट होगी तो एक्सटेंट ऑफ न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हमेशा घट जाएगा, ये तो सच्चाई है, ठीक है। लेकिन हमें ये फिर भी बताना है कि अगर हम जबरदस्ती कराने की कोशिश कर रहे हैं, एक सिंपल सा लॉजिक है, जैसे अभी मैंने इसमें ब्रोमिनेशन कराया, नाइट्रेशन कराया, ब्रोमिनेशन कराया, कभी भी अगर हम रिंग डीएक्टिवेटिंग सब्स्टिट्यूएंट को लेके कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कराना चाहें तो हमें हमेशा स्ट्रॉन्ग कंडीशंस लेनी पड़ती हैं। जैसे अगर ब्रोमिनेशन भी कराना होगा तो हमें यहाँ पे FeCl3 लेना पड़ेगा, और FeCl3 भी नहीं लेते, यहाँ पे डायरेक्ट आयरन मेटल लेते हैं क्योंकि FeCl3 से ज्यादा आयरन मेटल जो है ब्रोमीन से इंटरेक्ट करता है और ज्यादा उसे एक्टिवेट करना पड़ता है, ठीक है। उसका कारण सिंपल से ये है क्योंकि रिंग डीएक्टिवेट होगी तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का एक्सटेंट जो है घट जाएगा, ठीक है। तो वी हैव रेड 3 डिफरेंट क्लासेस ऑफ द till now we have read 3 different classes of the electrophilic aromatic substitution, जिसमें पहला क्लास है कि अगर रिंग पे कोई ऐसा ग्रुप लगा हो जो रिंग को कॉन्जुगेशन से एक्टिवेट कर रहा है तो वो वेरी स्ट्रांगली ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो। दूसरा हमने पढ़ा एल्किल वाला जिसमें वो रिंग को इंडक्टिव इफेक्ट से एक्टिवेट कर रहा था, उसका कारण ये था कि वो ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट इसलिए दे रहा था, जस्ट गिव मी अ मिनट, ओके। उसका कारण ये था कि जो इंडक्टिव इफेक्ट वो दे रहा था CH3 ग्रुप, तो CH3 ग्रुप इंडक्टिव इफेक्ट के कारण जो कार्बोकेटाइन बन रहा था वो उस कार्बन पे आ रहा था जिसमें CH3 ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट आ रहा था। तीसरा एग्जांपल आज हमने पढ़ा रिंग डीएक्टिवेशन वाया इंडक्टिव इफेक्ट। इसमें रेजोनेंस से कोई रिंग को डीएक्टिवेट नहीं किया जाता है, यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट से रिंग को डीएक्टिवेट किया जा रहा है, और जब इंडक्टिव इफेक्ट से रिंग को डीएक्टिवेट कर रहे हैं तो ये पाया जा रहा है कि जो प्रोडक्ट है वो मेटा प्रोडक्ट है, मोस्ट प्रोबेबल प्रोडक्ट जो है मेटा है। उसका कारण है कि जब इलेक्ट्रोफाइल को हम रिंग पे जोड़ देते हैं तो उसके बाद जो कार्बोकेटाइन बनता है सेकंड स्टेप में, वो कार्बोकेटाइन जो होगा अगर उसका हम रेजोनेंस करेंगे तो उन कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा जिन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा। आई थिंक मैंने ये चीज कई बार बोल दी है तो आपको समझ में आनी चाहिए। सो मूविंग अहेड, दिस आई हैव टॉक्ड, ओके। नाउ नेक्स्ट हेडिंग, सम सब्स्टिट्यूएंट्स विड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स बाय कॉन्जुगेशन। ये हमारा चौथा और आखिरी टाइप है। अगर हम रिंग को डीएक्टिवेट करें लेकिन डीएक्टिवेशन हम कॉन्जुगेशन के थ्रू करें तो ये डीएक्टिवेशन ज्यादा प्रोमिनेंट होगा। आप जानते हैं कि एज कंपेयर टू कॉन्जुगेशन इंडक्टिव इफेक्ट एक वीक इफेक्ट है, ठीक है। जो हमने अभी प्रीवियस एग्जांपल देखा जिसमें हमने ट्राई मेथिल फेनिल अमोनियम आयन बनाया था,
वो सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट से रिंग को डीएक्टिवेट करता था। बट यहाँ पे एक तरीका और हो सकता है रिंग को डीएक्टिवेट करने का, कि अगर हम रिंग के अंदर का जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो रिंग के बाहर ले जाएं वाया कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन से उसे बाहर ले जाए, ठीक है। उस केस में देखते हैं क्या होगा। जरा मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिखा है, यहाँ पे बेंजीन है, ठीक है, ध्यान समझिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। बेंजीन को हमने कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन कराया, तो हमारा नाइट्रोबेंजीन बन गया। ये तो हमारा सिंपल नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन है। लेकिन अगर इसी बेंजीन को हम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नाइट्रिक एसिड, देखो फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड, अत्यधिक स्ट्रॉन्ग नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करा रहे हैं, तो दो नाइट्रो ग्रुप लग रहे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो दोनों नाइट्रो ग्रुप एक दूसरे के मेटा पोजिशन, आप भी जानते हैं कि दोनों नाइट्रो ग्रुप एक साथ नहीं लगे, पहले एक नाइट्रो ग्रुप लगा होगा, उसके बाद दूसरा नाइट्रो ग्रुप लगा होगा। तो जब एक नाइट्रो ग्रुप लग गया होगा, मतलब ये वाला जो प्रोडक्ट बन गया होगा, इसके बाद हम इसकी फर्दर रिएक्शन करा रहे हैं, तो पाया ये जा रहा है कि जो सेकंड नाइट्रो ग्रुप आ रहा है वो उसकी मेटा पोजीशन पे आ रहा है। तो दिस सजेस्ट कि जो पहला नाइट्रो ग्रुप लगा होगा उसने इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पोजीशन पे डायरेक्ट किया होगा, ठीक है। इनकमिंग पोजीशन, जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है उसे मेटा पोजीशन पे डायरेक्ट किया। अब हम ये देखते हैं कि कैसे ये संभव है, ठीक है। तो उसके लिए ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने हैं नीचे, दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो मैंने बना रखे हैं, बट मैं इसको आपको बना के भी दिखाता हूँ, ठीक है। कंट्रोल प्लस M, so delete. So what I do, I'll take the nitro, okay, NO2 group. So all of you know that NO2 group looks like this. ये बेंजीन रिंग है, इस पे NO2 ग्रुप लगा दिया हमने, नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और आप जानते हैं कि एक वाला जो बॉन्ड है वो कोऑर्डिनेट होता है। हमने क्लास 11th में एक बात पढ़ी है मोटी मोटी, जो कॉन्जुगेशन का डायरेक्शन होता है। द डायरेक्शन ऑफ कॉन्जुगेशन इज फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टुवर्ड्स दैट एटम व्हिच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। हमारे पास यहाँ 3 एटम है जो कि कॉन्जुगेशन में है सिस्टम में। देखो ये वाला सिस्टम कॉन्जुगेटेड है, डबल सिंगल, देखो डबल सिंगल डबल, तो ये कार्बन है, दिस इज कार्बन, दिस इज नाइट्रोजन एंड दिस इज ऑक्सीजन। इसी तरीके से यहाँ से भी कॉन्जुगेशन में, तो ये कॉन्जुगेशन में है डबल बॉन्ड, ठीक है। कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का फ्लो कहाँ से होगा? देखो जरा मैं आपको कंपैरिजन कर दूं, शायद आपको दिक्कत ना हो। फर्क है दोनों चीजों में। यहाँ पे जो फिनॉल था वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग के अंदर दे रहा था, ठीक है। तो आप कह रहे, ये लॉजिक यहाँ से ये भी हो सकता था कि पहली बात तो कॉन्जुगेशन का डायरेक्शन ऐसे जा रहा था ऑक्सीजन से रिंग की तरफ। उसका कारण था कि जो डोनेशन हो रहा था वो लोन पेयर का हो रहा था, और लोन पेयर की जो डोनर एबिलिटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है। यहाँ पे जो कॉन्जुगेशन है वो पाई बॉन्ड्स के बीच में है, तो एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड्स, एज कंपेयर टू लोन पेयर, पाई बॉन्ड्स की डोनर एबिलिटी कम होती है। इस केस में जब पाई बॉन्ड्स के बीच में कॉन्जुगेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस सेंटर से उस सेंटर तक फ्लो करेगी जो कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, और टुवर्ड्स वहां फ्लो करेगी जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। एक सिंपल सा लॉजिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रिंसिपल पे। लेकिन अगर डोनेशन लोन पेयर से होगा तो हमेशा लोन पेयर से डायरेक्शन होगा कॉन्जुगेशन को, ओके। यहाँ पे देखो दो चीजें हो सकती थी, यहाँ पे दो पॉसिबल कॉन्जुगेशन हो सकते थे। एक तो कॉन्जुगेशन ये हो सकता था कि ये पाई बॉन्ड ऐसे गया, और एक कॉन्जुगेशन ये हो सकता था कि ये ऐसे गया और ये टूट गया। तो मैंने कहा कि रेड वाला कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं है, दिस कॉन्जुगेशन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्लो हो रही है वो ऑक्सीजन के पाई बॉन्ड से कार्बन के पाई बॉन्ड पे जा रही है, ठीक है। लेकिन इस वाले में कार्बन के पाई बॉन्ड से ऑक्सीजन पे जा रही है, तो ग्रीन वाला डायरेक्शन जो है वो होगा, और ये सिर्फ तब होगा जब डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन पे। तो यू कैन जनरलाइज, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो तुम जनरलाइज करो, ठीक है, क्योंकि जनरलाइजेशन मैंने यहाँ पे दे रखा है कि ये की एटम है,
की एटम मतलब जैसे कि N लगा है और वो अपने से किसी दूसरे एटम से पाई बॉन्ड से जुड़ा है, ठीक है। तो जब भी ऐसा सिस्टम होगा, whenever there is a system कि एक की एटम हो और उस की एटम अपने से किसी और एटम से जुड़ा हो लेकिन पाई बॉन्ड से जुड़ा हो, और वो जो एटम हो फॉर एग्जांपल वाई वो एक्स से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तो इस केस में जो कॉन्जुगेशन होगा वो रिंग से बाहर की तरफ जाए। आगे बात समझ में? ठीक है, दिस इज अ स्लाइड, ये बहुत जनरल स्लाइड है जो मैंने बनाई है आपके लिए। ओके, तो मैं ग्रीन वाले मैकेनिज्म को ही आगे लेके जाता हूँ, इसलिए मैं ग्रीन पेन से बना रहा हूँ। तो हमारा जो अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो ये होगा, दिस, okay, this, okay, I think I've done something erroneous. Okay, I'll do that again. So यहाँ बॉन्ड लगाता हूँ, ठीक है, डिपिक्शन आसान हो जाएगा, ठीक है। और ये रहा एनोड, ओके, आई डू दैट। ये डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा, इन दोनों सेंटर्स के बीच में बनेगा, तो ये टूट जाएगा। कोई मुझे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बताएगा कौन से ऑर्बिटल से कौन से तक है? ये 1 है और ये 2 है, बताओ जरा 1 कहाँ से गया है, बताओ भाई। पाई ऑफ 5 कार्बन carbon डबल double बॉन्ड, bond. वो 2 बोलो। Pi star of nitrogen oxygen. हाँ ठीक है, तभी वो पाई होगी। और दूसरे वाला कहाँ गया है? Pi Pi of of- nitrogen oxygen to non-bonding of oxygen. हाँ, नॉन बॉन्डिंग। ओके ठीक है, ये मैं बार बार बता देता हूँ क्योंकि मुझे लगता है इससे अंडरस्टैंडिंग बेहतर आती है अच्छे से। ठीक है, तो ये हमारा हुआ अगला रेजोनेंट स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हो गया डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और ये हो गया O माइनस और ये एक ऑक्सीजन लगा हुआ है, ठीक है। ये दोनों आपस में स्वाइप हो सकते हैं, तो अभी अंत में यहाँ पूरे में कॉन्जुगेशन दिखा दूंगा। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज कहाँ बनाना पड़ेगा हमें? कौन से कार्बन पॉजिटिव चार्ज आएगा? इस वाले पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अब ये रेजोनेंस में चला गया है, तो ये इधर बनेगा और हमारा अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होगा ये यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे है, ये डबल बॉन्ड N O माइनस और O, और यहाँ आ गया है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ओके, 2 मिनट बचे इस मीटिंग में, तो मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ, मैं नई मीटिंग शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अदिति, यू कैन स्टॉप रिकॉर्डिंग।